इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। ठीक है, तो कुल मिला के 12 दिन बचे हुए हैं। 12 दिन में अभी आप ओवर गेम हो गया या फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता, नंबर क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो सब पे भी डिपेंडेंट नहीं रहता। 12 दिन हम लोग बात करने वाले हैं अपने मेंटली कैसे रहना है, फिजिकली कैसे रहना है और पढ़ाई के तौर पे कैसे रहना है। ठीक है, ठीक है। बट मैं उन बच्चों के जहन का सवाल जानना चाहता हूँ जिनके दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शन चल रहे हैं कि क्या इतना नंबर आ रहा है तो होगा, क्या ऐसा होता है तो होगा, क्या ऐसा होता है तो होगा। तो जितने क्या हैं वो आप पूछ सकते हैं, पहले आप चैट में लिख दीजिए। ठीक, फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। अकेडमिकली मुझे बहुत सारी बातें करनी है कि इन 12 दिन में क्या डूज एंड डोंट है वो ध्यान रखिएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उससे पहले थोड़ा सा हम आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो जान जाए। किसको किसको अपने सवालों के जवाब चाहिए कि क्या ऐसा होता है। अभी किसी का भी कमेंट सेक्शन खोल लो यूट्यूब पे, सब में बस वही चल रहा है, क्या मैं अभी से करूं तो हो जाएगा, क्या मेरा इतना नंबर आ रहा है तो हो जाएगा, क्या पेपर कैसा होगा, क्या 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 क्या। तो मैं चाहता हूं क्या क्या सुनना चाहते हैं आप, हम सच बताएंगे। चाहे आप डिमोटिवेट हो, चाहे आप मोटिवेट हो, चाहे आपको रियलिटी सुन के अजीब लगे, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ बोलना ही नहीं जानेंगे। एक वीक में नीट क्रैक हो सकता है अगर सब कुछ पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल हो सकता है। और इसका मैं एक जवाब दे दूं मेंटर वर्जन में, एक वीक में नीट बर्बाद भी हो जाता है। एक बच्चा जो पूरे साल सिलेक्शन ले रहा था, एक बच्चा जो पूरे साल बहुत मेहनत किया था, एक बच्चा जो सब कुछ किया था और सिलेक्शन के बहुत करीब था, वो एक हफ्ते में नीट क्रैक करने से नीट न क्रैक करने पे आ जाता। ठीक है, और क्या है आप लोग के काम, और क्या है, क्या अभी भी मार्क्स बढ़ेंगे? नीट में ही तो नंबर बढ़ेगा, नीट में ही तो नंबर बढ़ेगा। ये सब तो आप एक चीज समझो, एक प्रैक्टिस मैच हो रहा है जहां पे आपको तरह तरह की बॉल्स को खिलाया जा रहा है। ठीक है, मतलब वेरिएशन ऑफ बॉल्स को, कि अगर ऐसा बॉल आया तो ऐसे मारना है, ऐसा बॉल आया तो ऐसा करना है, ऐसा बॉल आया तो ऐसा करना। तो यहां नंबर बढ़ेगा इसकी पॉसिबिलिटी तो कम है, लेकिन नीट में जहां प्रेडिक्टेबल है कि कैसा बॉल आ सकता है वहां तो डेफिनेटली नंबर बढ़ेगा। तो नंबर बढ़ेगा, ये जो सवाल है क्या नंबर बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा, 101%। और कितना बढ़ेगा, किसी का 2 गुना बढ़ता है, किसी का 4 गुना बढ़ता है, किसी का पूरा सिलेक्शन लेके निकल जाता है। डिपेंड ही नहीं करता कि किसका कितना बढ़ेगा, कोई एक मार्किंग है ही नहीं। जो आखिरी के 12 दिन कुछ चीजों पे ध्यान रखे उसका नंबर कितना भी बढ़ सकता है, उसका कोई भी वो नहीं है। मतलब कि जैसे आप में से कुछ लोगों ने भी सवाल नहीं पूछा, मैं बता देता हूं कि या आ गया है सवाल वो कि क्या मेरा 400 प्लस नंबर आ रहा है, क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूं। ठीक, तो हाँ, अगर 12 दिन तुम जो भी मैं बता रहा हूं वो चीजें चल रही है वैसी और तुमने सिलेबस को कई बार रिपीटेशन किया तो तुम डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। क्या 400 से कोई भी 600 नंबर लाया हुआ है? लाया हुआ है, और एक दो नहीं लाए हैं। ये एक्सेप्शन वाले नहीं है कि नीट के 12 दिन पहले 400 आ रहा था, 450 आ रहा था और नीट में अचानक से 600 650 आ गया। ये एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं है, ये मोस्ट कॉमन रिजल्ट है, ये मोस्ट कॉमन रिजल्ट है। जिनका नीट में या नीट से पहले, जिनका नीट से 10-12 दिन 15 दिन पहले 400 के रेंज में स्कोर रहता है, 500 के रेंज में स्कोर रहता है और जेन्युइनली वो सिलेक्शन ले जाते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और एक मोस्ट कॉमन वो है जिनका स्कोर 550 से 650 के रेंज में होता है और वो नीट में डूब जाते हैं। ये दो चीज मोस्ट कॉमनली होती हैं, बस दिखती नहीं है क्योंकि कितने भीड़ को दिखाया जाएगा आपको। इतना बड़ा दुनिया है, 22 लाख लोग हैं, सबके रिजल्ट्स को आप कवर नहीं कर सकते, सबकी कहानियों को आप कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बताएंगे कैसे, क्या डूज एंड डोंट है, क्या चीजें हैं। बस मुद्दा यह है कि क्या अभी 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, 12 दिन में हम इतनी होप रखें कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई तू होप मत रख, तू गारंटी ले ले, तू गारंटी भी ले सकता है कि तेरा सिलेक्शन होगा। ठीक, और स्पेशली जो हमारे साथ हैं यहां मेंटरशिप में, उनका ना हो तो एक थप्पड़ मेरे पे एक थप्पड़ तेरे पे। क्यों? क्योंकि उस क्यों का जवाब आपको पता है कि कुछ कंटेंट्स में हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, ठीक, जहां पे लोगों को मेरे कॉन्फिडेंस से डाउट हो जा रहा है ये बंदा बोल क्या रहा है। ठीक है, कि कैसे आ जाएगा सब कुछ यहीं से। ठीक है,
आपके डाउट्स हम लेंगे, ठीक है, आपके डाउट्स ले लेंगे, ठीक। अब रही बात कि ठीक है सर सिलेक्शन तो हो जाएगा, आप बोल रहे हो 400 से हो, 450 से हो, 500 से, जहां से भी हो सिलेक्शन हो जाएगा, बट पेपर कैसा आएगा? हर साल जितने भी आप रिपीटर्स हो, हर साल यही सोचते हैं ना कि कैसा पेपर आएगा, टफ आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, इजी आएगा, क्या आएगा? कितनी बार कितना उखड़ गया? कुछ बदल गया क्या? जब से एनटीए आया है हर साल यही सवाल जवाब यूट्यूब पे चल रहा होता है, आखिरी में हम लोग इसी सवाल जवाब का बात कर रहे होते, पेपर कैसा आएगा। और एनटीए जब से आया 2019 से लेके अब तक पेपर सेम ही दे रहा है, सेम लेवल दे रहा है। एक सब्जेक्ट को मॉडरेट करता है, ठीक, और बाकी सब कुछ एनसीईआरटी से रखता है। और अभी तक वो केमिस्ट्री और बायो को ही अल्टरनेटिव ऊपर नीचे करके मॉडरेट करता रहता है। वो पूरा जान फिजिक्स और केमिस्ट्री में डाल डाल के तुम्हें उलट फेर करता है। फिजिक्स को कहता है देख इनकी तो फिजिक्स के नाम से फट जाएगी। अगर हम ऐसा पेपर दें कि एक नॉर्मल बच्चा भी 150 स्कोर कर ले तो भी उसकी फट जाएगी, वो 100 पे रुक जाएगा। क्यों? नाम है फिजिक्स, ठीक। तो नाम से इनकी डरती है, तो भाई इनके लिए ना तू ऐसा पेपर बना कि हाँ 150 तक भी बच्चे आराम से चले जाए पढ़ने वाले, बाकियों की तो वैसी हवा निकल जाएगी। बाकियों को तो स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चन दे दो, उसी 10 क्वेश्चन में वो खत्म हो जाएंगे, उनको लगेगा बस गेम ओवर। उसको फिजिक्स में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मरे को क्या मारना, मरे को क्या मारना। वो खुद फिजिक्स से डर रहा है, ठीक है। उनको फिजिक्स नाम से फोबिया है, और इतना फोबिया है कि वो क्वेश्चन पढ़ते ब्लैंक हो जाएंगे। एनटीए तो इतना चैलेंज ले लिया है कि भाई चल एनसीईआरटी से इनको लाइन उठा के दे देते हैं, चल इनको पीवाईक्यू से उठा के दे देते हैं, चल इनको इनके नोट से उठा के दे देते हैं, सब कुछ इनको देखा देखा दे देते हैं। फिर भी ये फोबिया इनका ऐसा है ना, इनको ब्लैक आउट कर देगा एग्जाम में। क्यों? इनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है फिजिक्स को लेके। इनको लगता है फिजिक्स भाई कौन सा आएगा। इनको अभी तक ये क्लियर ही नहीं हुआ कि नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। इनको लगता है ये आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं। नहीं भाई तू नीट का दे रहा है। इनको पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर नहीं समझ में आता है क्या होता है। इनको नहीं पता कि फिजिक्स का पेपर नीट में कॉन्फिडेंस रख के फोकस माइंड से, शांत दिमाग से और कई मल्टीपल राउंड में सॉल्व किया जाए तो कितने आसानी से नंबर आ जाते हैं। लेकिन इनको फोबिया है तो वो फिजिक्स पे इतना मेहनत नहीं करेगा। वो मेहनत किस पे करेगा? जिसमें तुम ज्यादा सीना चौड़ा करके चलते हो, मेरी बायो, मेरा बायो, ले जाएगा बायो, ठीक। वो कहेगा ठीक है तेरा बायो, तो आ जाते हो ईगो पे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि तू उसको ईगो पे ले लेके इतना टाइम कंज्यूम करेगा, इतना टाइम कंज्यूम करेगा कि तेरा 1.25 घंटा तो हम बायो में खा जाएंगे। उसके बाद तुझको ले चलेंगे केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में ऐसा देखा पेपर देंगे ना कि तुम्हें लगे ही ना कि अरे बाप रे ये पेपर कहां से आ गया। ऐसा लगे अरे सब तो एनसीईआरटी से आया है। लेकिन उस देखने के चक्कर में या तो तुमसे सिली मिस्टेक करवाएंगे या तो तुमको फंसा के रखेंगे। फिजिक्स तक तो एक तो तुम्हारा ऐसे ही मेंटली खराब है सिस्टम, ऊपर से ले जाते टाइम भी खराब कर देंगे। अब तुम लड़ो फिजिक्स से, बस यही कंडीशन है। तो हर साल नीट का पेपर बेटा यही रहता है। अगर रिलेट कर पा रहे हो तो सारा कहानी यही उलटफेर रहता है। तो फिजिक्स का लेवल कैसा होगा, नीट के पेपर का लेवल कैसा होगा, अब तक जैसा आया है वैसा ही होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। और एनसीईआरटी से बाहर एक वर्ड न जाए। तुम फिर आओगे पेपर देके वही एनसीईआरटी मैच करके तुमको दिखाएंगे बच्चे, और वही टीचर्स अपने नोट्स मैच करके दिखाएंगे, और तुम कटहल छीलोगे बैठ के, ठीक। और हम क्या करेंगे, हम जितना हाईलाइटेड दिए उसी में से तुमको दिखाएंगे। केमिस्ट्री का हाईलाइटेड जितना दिए देखो 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 देखो, बायो का जितना हाईलाइटेड दिए वहीं से दिखाएंगे देखो 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 देखो, फिजिक्स में जितना पीवाईक्यू है तुम्हारे एमआर सर के नोट्स हैं या जिस भी टीचर से नोट्स पढ़े हो वहीं से दिखाएंगे देखो देखो देखो। और फिर तुम कहोगे सर पहले क्यों नहीं बताया? तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। जेन्युइनली रहेगा भाई, जेन्युइनली रहेगा। जो भी कंटेंट्स है आप खुद देखो ना कि एनसीईआरटी में बायो की बात करते हैं, बायो में जो आपको हाइलाइट्स मिला है, आपको उस पूरे चैप्टर में जितने हाइलाइट्स दिए गए उसके अलावा कहीं दम दिखता है क्या उस चैप्टर में? खुद लॉजिकल सोचो। एक चैप्टर को इस तरीके से पकड़ लिया गया है, ऐसी ऐसी चीजों को मार्क करके पकड़ लिया गया है कि एक एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो वहीं से बनाएगा। और एक और अच्छी रियलिटी चेक दे देता हूं, आप लोग जब अभी एनसीईआरटी पढ़े होंगे हाईलाइटेड वाली, आप ना शॉक्ड होंगे, अरे यार ये लाइन मैंने क्यों नहीं पढ़ी, अरे यार ये वाला चीज कैसे मिस हो गया मेरे से, अरे यार ये भी था क्या। क्यों? क्योंकि पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के चक्कर में आपका दिमाग उतना ही कैच कर रहा था जितना सबका ऊपर ऊपर से कैच करता है। हमें पता है यही इंपॉर्टेंट है, बट एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन बनाएगा जहां तुम्हारी आंखें ना पहुंच पाए।
तुम्हें लगेगा अरे ये छोटा सा चीज है, ठीक, वो वहां से क्वेश्चन बना देगा। और जब आप हाइलाइट्स को देखते हो जो हमने बायो में दी है, आप नोटिस करते हो कि अच्छा ये चीजें तो बहुत ऐसी हैं जो हमने ध्यान से समझा ही नहीं, जो हमने ध्यान से पढ़ा ही नहीं था, ठीक, वही चीजें, ठीक। तो अभी बात ये है, पॉइंटेड में थोड़ी बात कर लेते हैं। पहली चीज कि आप 400 प्लस स्कोर कर रहे हैं, आप, मैं गारंटी दे रहा हूं 100% सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, सिलेक्शन ले सकते हैं, बट वो बट करना पड़ेगा, ठीक। दूसरा नीट 25 का पेपर, नीट 25 का जो पेपर होगा वो 1000% एनसीईआरटी बेस्ड, जैसा आज तक रहा है वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, कट ऑफ। सबसे ज्यादा तो परेशानी है, अभी तो वीडियो भी आने लग गई है, ठीक है, बहुत सारी कट ऑफ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। कट ऑफ 630 से मान लेते हैं 640 के बीच में, ठीक, न इससे नीचे जाने की उम्मीद है, न इससे ऊपर जाने की उम्मीद है। ये मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूं और ऑल इंडिया का बता रहा हूं, ठीक। यूपी में सेम ही रहता है, ठीक, तो लगभग यही मान लीजिए। बिहार में अगर यूपी से थोड़ा ज्यादा जाता है तो 640 स्टार्टिंग मान लेते हैं, 635 मान लेते हैं, ठीक। मुझे लगता है हमारे यूपी में 630 के लगभग का कट ऑफ होने वाला है, ठीक है, और यूपी बिहार यही कट ऑफ ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब देख लो यूपी से कितना ऊपर नीचे रहता है, वही रहेगा, ठीक। सब लोग अपने जितना इस बार कट ऑफ गया ना उससे 20 नंबर डाउन कर दो, ठीक। जितना भी कट ऑफ इस बार गया है आपके स्टेट का, हमारे स्टेट का 650 गया था, मैं इसको 20 नंबर माइनस कर रहा हूं, 630 620 मुझे लगता है एकदम सेफ होगा, ठीक। अब तुम माइनस कर लो, मुझे नहीं पता, मैं कट ऑफ रट के बैठा हूं, ठीक है, यही होगी कहानी। ये तीन चीजें समझ में आ गई। आप सोचोगे सर ये सारी बातें फिर से क्यों रिपीट कर रहे हो? आपके उस मरे हुए कॉन्फिडेंस को जिंदा करने के लिए जो मर चुका है, जो इस 12 दिन में आपको पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें सोचवा रहा है कि यार पेपर पता नहीं कहां से आएगा, हमें कितना पढ़ा। तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा, तुम पढ़ चुके हो, तुम फैल गए हो अभी पता नहीं क्यों 12 दिन में। इतना उतना नहीं फैले हो, पूरा फैल चुके हो कि पता ही नहीं क्या करें, जबकि आखिरी में समेटना है, ठीक, समेट के इतने पे लाना है। वही इतना आपको समझा रहा हूं कि आप किए हो, कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जब नया करना है, बस जो किए ना उसी को टिक करके मार्क करके दे दूंगा, बस यही कर लो। देखिए ये आखिरी के 12 दिन ना अभी ना पढ़ाई का गेम खत्म हो जाता है। जैसा हमने एक लास्ट मैसेज किया था अपने कम्युनिटी में कि सिलेबस सिर्फ पीसीबी नहीं है, एक सिलेबस और भी आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है माइंडसेट, ठीक। तो अब ये 12 दिन ना जेन्युइनली बता रहे हैं कि सिलेबस का बेटा गेम ओवर, ठीक, पीसीबी डन, यू कैन नॉट डू मोर। अभी क्या गेम बचा है? अभी गेम बचा है माइंडसेट का, ठीक है। इस टाइम पे कितने घंटे पढ़ने चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी भूख पे पढ़ने वाली, कि मुझे सिलेक्शन लेना है, नो डाउट। ये नहीं कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बैठ के उस भूख की बात है, नहीं, पढ़ने वाली, क्या जितना टाइम मिल जाए मैं पढ़ लूं, जितना समय मिल जाए पढ़ लूं। अगर आप 12 घंटा भी पढ़ रहे हो तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप 10 घंटा भी पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे इंसान हो, आप 15-16 पढ़ रहे हो तो आप सुभान अल्लाह बहुत 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 अच्छे इंसान हो, ठीक है। और अगर आप 18 घंटा पढ़ रहे हो तो आप धरती पे इकलौते हो, ठीक है। मतलब आप जितना पढ़ रहे हो उतना बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि इस आखिरी के 12 दिन में आप 10 घंटा पढ़ें लेकिन 100% प्रोडक्टिव पढ़ें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी के 10 दिन में अगर आप 15 घंटा पढ़ते हैं लेकिन आपकी एफिशिएंसी सिर्फ 10 घंटे की है, ठीक, बाकी के 5 घंटे आप सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हैं। सुनो, तो अगर तुम अभी 10 घंटा 100% एफिशिएंसी से पढ़ते हो, प्रोडक्टिव पढ़ते हो, बिना किसी सिंगल थॉट के पढ़ते हो, बहुत अच्छे इंसान हो। तुम 15 घंटा पढ़ तो रहे हो लेकिन 10 घंटा उसमें से निकाल पा रहे हो, 5 घंटा बस बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किताब खुली है सामने, आंखें खुली है, सोच रहे हो अरे नीट में नहीं हुआ तो क्या होगा, वो तो किसी और से हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अब बाकी टाइम सर अगर बच रहा है तो क्या करें? सर मान लो हम सिर्फ 10-12 घंटा ही पढ़ पाते हैं, जेन्युइनली अभी हमसे नहीं हो पा रहा है, इससे ज्यादा हम पढ़ते तो ओवर थिंकिंग हो रही है। इसके अलावा तुम सो जाओ बेटा, सो जाओ। कितना? 6 घंटा सो रहे हो, बहुत अच्छी बात। 7 घंटा सो रहे हो, और अच्छी बात। 8 घंटा सो रहे हो, बहुत अच्छी बात, ठीक। 10 घंटा सो रहे हो तो कुंभकर्ण तुम इलाज कराओ, ठीक। कि इस समय जेन्युइनली ये मजाक की बात नहीं है,
स्टडी आवर बढ़ाने के लिए कहना हम लोग की मजबूरी होती है, वो थोड़ा मेंटल गेम भी होता है जो हम नहीं बताते हैं कि क्यों हम इतना स्टडी आवर करते हैं, ठीक है। बट आखिरी में स्टडी आवर का उतना कोई लॉजिक नहीं रहता। लॉजिक रहता है आप अपने टारगेट्स को पूरा करो, ठीक। कुछ चीजें हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से सो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा बोलो और अच्छे इन्वायरमेंट में रहो। ये कुछ चीजें अच्छी अच्छी बहुत जरूरी है। हम ना इस समय आपको बोलेंगे अगर आप किसी दिन 8 घंटा पसंद कर रहे हैं सोना, 8 घंटा सोइए। किसी दिन 6 घंटा पसंद कर रहे हैं, 6 घंटा सोइए, ठीक। इस थॉट में नहीं कि मैं डिप्रेस हूं, मेरा क्या होगा, इस ओवर थिंकिंग में नहीं सोना है। मतलब आप मेहनत करने के बाद जेन्युइनली इस बात को समझिएगा, बड़ी थिन लाइन होती है। एक है कि आप बिना काम काज के थरिया भर खा लिए हो और उसके बाद काम कुछ नहीं किया, बस ओवर थिंकिंग किए हो और फिर सो गए हो 12-15 घंटे और फिर कह रहे हो आई नीड प्रोडक्टिव स्लीप। तुम 2 थप्पड़ मार खान के नीचे। मतलब तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, तुमसे जितना जेन्युइनली 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा पढ़ाई हो पाया तुम पढ़े हो, उसके बाद तुम थक चुके हो, तुम एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो और तुम्हारी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो रही है, तो तुम उससे अच्छा सो जाओ। तुम 8 घंटा टुकड़े में सो, तुम 8 घंटा एक बार में सो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लेकिन फालतू का टाइम वेस्ट करने से, स्क्रोलिंग करने से, यूट्यूब के अभी क्लिक बेट थंबनेल को क्लिक करने से अच्छा तुम सो जाओ, जेन्युइनली तुम सो जाओ, ठीक। देखो यार तमन्ना, अभी ना जितनी पढ़ाई करनी थी हो चुकी, अभी जितनी पढ़ाई करनी थी हो चुकी है। और जो मैं सोने वाला बात बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें जितने सोना है सो जाओ, हर पर्सन पे डिपेंड करेगा। तुम्हारी जगह अगर मैं होता और मेरा मेंटर एग्जाम के 12 दिन पहले बोलता कि हाँ भाई तुझे जितना सोना है सो जा, लेकिन मेरी अगर अंदर की भूख है कि मुझे पढ़ना है तो मैं उतना पढ़ूंगा ना। लेकिन मैं किसी मेंटर के प्रेशर में आके नहीं करूंगा कि नहीं उनको 12 घंटे का स्टडी आवर दिखाना है, ये नहीं करूंगा मैं। मेरी अगर भूख है तो कोई मेंटर कितना भी बोले मैं पढ़ूंगा, मेरी जितनी नीड है मैं उतना लूंगा। तो ये 12 दिन पढ़ाई करनी है आपको, आपको जितना स्वेच्छा से अपने लिए उचित लगता है उतना पढ़ना है। 10 घंटा लगता है आप 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा लगता है 12 घंटा पढ़िए। आपको 6 घंटे की नींद रिक्वायर है, आप 6 घंटे सोइए। 7 घंटे की नींद रिक्वायर है, 7 घंटे सोइए। और जरूरी नहीं कि हर दिन सेम स्टडी स्लीपिंग आवर्स होगा। किसी दिन आप जनरली 8 घंटा सो सकते हैं, किसी दिन 7 घंटा सो सकते हैं। उठने के बाद गिल्ट मत लीजिएगा, ठीक। और कि इस 12 दिन में तुम्हें वो चीजें ध्यान रखनी होगी जो बाकी लोग नहीं ध्यान रहे हैं। बाकी अभी क्या कर रही है जनता, यूट्यूब पे जा जाके बस जितना कंटेंट हो सकता है घुसेड़ रही दिमाग में वीडियो से। उनको लग रहा है कि आखिरी में जितना खा ले उतना खा ले। नहीं पढ़ना होता आखिरी में, आखिरी में इतना नहीं पढ़ना होता है भाई। आखिरी में अपने दिल की पढ़ाई करनी होती है। तुम्हारी आग जितनी है उतना पढ़ना होता है। मेरी आग 18 घंटे की होगी, मैं 18 घंटे पढ़ूंगा। मेरी आग 10 घंटे की होगी, मैं 10 घंटे की पढ़ूंगा, लेकिन बिना स्ट्रेस के। सारी बातें इसलिए बताई जा रही कि आप स्ट्रेस ना लो। क्यों? क्योंकि सारा वही गेम प्ले होने लगेगा हार्मोन्स पे। तो प्लीज अपने आप को शांत रखो और इस 12 दिन कुछ भी उल्टा सीधा मत खाओ, ठीक। सारा उल्टा सीधा चीज बाहर छोड़ दो, ठीक। अभी बाहर का पढ़ते पढ़ते कुछ भी मंगा के खा ले तो मत खाओ, इससे फर्क पड़ता है। तुम सोचोगे कि क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, मैं साइंटिफिकली थोड़ा बता देता हूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि अच्छी नींद लो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, ठीक। जब तक अच्छा नींद नहीं लोगे, तुम कितना भी पढ़ो बेटा, उस प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में 3 घंटे में तुम्हें चीजें याद नहीं आएंगी, ठीक। एक चीज ध्यान रख लेना, अगर तुम अच्छे से अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दे रहे हो, रोज का रोज अपने दिमाग में सेटल डाउन नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें उस दिन बहुत कुछ याद नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर तुम अच्छा नहीं खाओगे इस 12 दिन, तो तुम्हारा जो डाइजेशन है वो उल्टा सीधा रहेगा। और अगर डाइजेशन उल्टा सीधा है तो तुम्हारा स्लीप खराब होगा, तुम्हारा रूटीन खराब होगा। और डाइजेशन कहीं ना कहीं आपके दिमाग की मेमोराइजेशन पावर को रेगुलेट कर देता है। अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आपके दिमाग पे फर्क पड़ेगा, मेमोराइजेशन पे फर्क पड़ेगा। ये सारी चीजें अभी इसलिए बता रहा हूं कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्ट्रेस की वजह से, किसी भी ओवर थिंकिंग की वजह से, किसी भी थॉट की वजह से आपका पूरा माइंडसेट खराब हो जाए, आपकी मेमोराइजेशन पावर कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाए, ठीक। अभी के टाइम में स्लीप साइकिल नहीं डिस्टर्ब करना है, कुछ भी नहीं, सेम रूटीन रखना है, ठीक है। सेम रूटीन का मतलब कि आप ऐसा रूटीन रखो जो आपके लिए कंफर्टेबल है, आपके लिए जो कंफर्टेबल है। ये फर्क नहीं पड़ता कि सर हम 12 से 1 सो जाते हैं तो क्या गलत है, नहीं गलत है। बस आप सो के उठो तो प्रोडक्टिव फील करो, क्योंकि 12 से 1 आपको भी सेंटर में सोना है। अगर आपको लगता है कि आप सो के नहीं प्रोडक्टिव फील करते हो तो आप मत सोना, ठीक। सर मैं रात में सोऊं, दिन में सोऊं, मैं 2 बार में सो, कैसे भी सो, बस पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो। क्या पढ़ना है बता दे रहा हूं, वही पढ़ो, वो पढ़ के सो जाओ, खत्म बात। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये ज्ञान देने की जरूरत है।
अब रही बात की ओवर थिंकिंग चल रही है, पापा पूछ रहे हैं कितना सिलेक्शन होगा इस बार, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपकी कमी ये है कि आप लोग एग्जाम से पहले, रिजल्ट से पहले अपना पता नहीं क्यों रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। सबसे बड़ा मेरा कंसर्न तो इसी पे है कि हम रिजल्ट क्यों डिसाइड कर रहे हैं, अभी एग्जाम नहीं हुआ है। और अगर आपको पता है कि मेरा नहीं होने वाला है या मेरा इतना नंबर आने वाला है, तो फिर आप कर क्या रहे हो? 12 दिन बचे हैं ना, 12 दिन बचे हैं, तो फिर तो आपको ये नहीं सोचना है क्या होगा क्या होगा। 12 दिन बचे हैं, अगर मुझे पता है कि कल उस समय उस टाइम पे मेरा यहां जान चला जाएगा, तो मुझे पता है अब मैं या तो अपनी जान को बचा सकता हूं, लेकिन शायद वो अंतिम सत्य तो नहीं बचा सकता। तो मैं इस 12 दिन में या जो भी समय बचा है, मैं उस समय में वो चीजें कर लूंगा जो मुझे मरने से पहले करनी थी। खत्म बात, ठीक। और अगर मुझे पता ही नहीं है कि कल वहां पे किस टाइम क्या होगा, तो मैं क्यों सोचूं मैं? दो जवाब दो, क्या तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट पता है? अगर नहीं पता है तो बोलो सिलेक्शन होगा, कितना आएगा? जितना कट ऑफ के लिए जरूरी है, 620 से ज्यादा, 630 से ज्यादा, 640 से ज्यादा, ठीक। और अगर हमें पता है, हम दुनिया को बोल पाए ना पाए, हमें पता है कि नहीं सर मुझे लगता है कि मैं इतने पर अटक जाऊंगा। क्यों लगता है? क्योंकि सर मुझे लगता है मेरी नॉलेज है कहीं कमी। तो भाई तेरे पास 12 दिन है, तेरे पास हर दिन 24 घंटे हैं, तेरे को स्पेसिफिक कंटेंट दिया गया, तो उस पर काम कर। और फिर भी तू नहीं कर पा रहा है, तो तू थप्पड़ मार और इस फील्ड को छोड़ के चला जा। तेरे लिए फील्ड नहीं बनी है। 100 बात की एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस 12 दिन, इस 10 दिन में तुम्हें अगर तुम्हारा रिजल्ट पता है कि तुम्हारा नहीं होने वाला, तो तुम काम करो। क्यों नहीं होने वाला उस पे। और अगर नहीं कर सकते, स्टिल ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ये फील्ड छोड़ के चले जाओ, इट्स नॉट फॉर यू। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, तुम भगवान नहीं हो, तो तुम बस अच्छा मेहनत करो, और कोई पूछे तो कॉन्फिडेंस से बोलो कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। खत्म बात। अब रही बात कि सर हमें पता ही नहीं, मतलब हमें तो नॉलेज भी है, हमें सब कुछ है, लेकिन हमारा जो यहाँ पेपर है ना उसमें नंबर नहीं आ रहा है, तो हमें उसके हिसाब से लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो बेटा आप गलत हो। यहां पे मैं आपको एक अथॉरिटी दे रहा हूं कि पेपर के नंबर मैटर नहीं करते हैं अभी, और 400 प्लस वाले भी सिलेक्शन लिए हैं, ये मैं अपनी रोजी रोटी पे बैठ के कसम खा के आपसे बोल रहा हूं। तो क्या आप वो हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो बनिए। कैसे होना होता है बता देते हैं। अभी 12 दिन है और एक संडे है, ठीक। लो संडे की स्पेलिंग भी गई, रुक जाओ। एक संडे है, ठीक। इस दिन आप एक एफएसटी दे लो, कौन सा, किसी भी, जो भी सीरीज फॉलो कर रहे थे तो, ठीक। इसके अलावा ये 12 दिन, ठीक, सिर्फ पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू। एक बार पेपर हो गया 2 बार करो, 2 बार हो गया 3 बार करो, 3 बार हो गया 4 बार करो, ठीक। इस 12 दिन अब नॉर्मल एफएसटी की कोई जगह नहीं है। एक आधे लोग होंगे जिनके लिए मेरी एडवाइस अलग होगी, जो 650 कर रहे हैं, 680 कर रहे हैं, 670 कर रहे हैं, 640 कर रहे हैं। देखो 12 दिन में एक बच्चा वो है जिसको लग रहा है कि मैं सब पढ़ चुका हूं, मुझे सब याद है, ठीक। मेरा 640 आ रहा है, 650 आ रहा है, मुझे पता ही नहीं कि मुझे पढ़ना क्या है। उसके लिए दिन में 2 एफएसटी, किसी भी कोचिंग का, नॉर्मल कोचिंग का, अच्छे लेवल का। क्यों? उसको तो अपनी कमियों पे ही काम करना है। उसको तो पता है कि यार मेरे को पूरी एनसीईआरटी याद है, मेरे को हर एक चीज याद है, अब मैं पढ़ूं क्या। आप सिचुएशन समझ पा रहे हो? कुछ कुछ चैप्टर में हर बच्चा रिलेट करेगा, कुछ कुछ जगह होती है हमको पता होता है कि सर पढ़े तो हैं, पढ़ लिया, अब कैसे पढ़े, मतलब मन ही नहीं कर रहा है अब उसको पढ़ने का। तो जब जिस चीज को ऐसे पैसिव पढ़ने का काम नहीं मन कर रहा है, एक्टिव करेंगे, ठीक। हाँ, तो मुद्दा यह है कि अभी हर बच्चे के ऊपर चीजें डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं अभी नॉर्मल एफएसटी बहुत ज्यादा देने का मतलब नहीं है। आप अपने सिलेबस का रिवीजन करोगे और पीवाईक्यूज पेपर को बार बार करोगे। कौन से? 2019 से लेके 2024 तक। मैं आपको बताता हूं हमारे सेंटर पे 600 प्लस वाला बच्चा है जो 640 प्लस भी करता है, स्टिल हम उसको सिर्फ यही कराएंगे, हम कुछ और नहीं कराएंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगर आप एज अ नीट एस्पिरेंट पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि पीवाईक्यू देखिए क्या ही फायदा हो जाएगा, उसको रिपीट करके क्या ही हो जाएगा, आप वो हो जो शायद अभी तक वो मैच्योर नीट एस्पिरेंट नहीं बना, या शायद उस सिलेक्शन के माइंडसेट पे नहीं बैठा। पीवाईक्यू की इतनी हिम्मत है, ठीक है। अब उसके बाद 12 दिन एक तो पीवाईक्यू हो गया, ठीक।
एफएसटी एक संडे बचा है तो कुछ लोग देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या, हम सिर्फ अपने सिलेबस का रिवीजन करेंगे, हम अपने सिलेबस का रिवीजन करेंगे, एक तो रैपिड और एक डिटेल, ठीक। जहां हमें डिटेल की जरूरत है वहां डिटेल जाएंगे, और जहां रैपिड की जरूरत है रैपिड जाएंगे, ठीक। इसके अलावा हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब तक जितने भी एफएसटी दिए हैं, अब तक जितने भी एफएसटी दिए हैं, उन सब का पेपर उठाएंगे, उन सब का पेपर उठाएंगे, उनके इनकरेक्ट ऑन अटेम्प्ट को एक बार फिर से तमीज से रिसॉल्व करेंगे, मिस्टेक कॉपी नहीं पढ़ रहे होंगे, सम काइंड ऑफ पेपर को रीअटेम्प्ट करेंगे। हमने जो अब तक पेपर दिया है, हमने पार्ट टेस्ट दिया होगा, हम उसको रखे होंगे, हमने फुल सिलेबस दिया होगा, हम उसको रखे होंगे, हमने कुछ चैप्टर वाइज दिया था कि यार बहुत अच्छा था, इसको रखे होंगे। मतलब अब तक जो हमने टेस्ट में अच्छी अच्छी चीजें करी हैं, अच्छी अच्छी सीरीज फॉलो करी हैं, अच्छा अच्छा काम किया, हम उसको रिपीट करेंगे। हम उन क्वेश्चंस को रख लेंगे कि अच्छा ऐसा आ सकता है, अच्छा ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। जैसे फिजिक्स में बहुत लोग के स्टेटमेंट मैचिंग दिक्कत होती है, पूरा जितना पेपर दियो सबके स्टेटमेंट मैचिंग को संभाल के रखो, यार यही तैयार करके जाएंगे, इन्हीं के सोल्यूशन, इन्हीं के क्वेश्चन, इन्हीं में से फंस जाएगा, ठीक। अब एफएसटी रिपीट हो गया, जितना दिए थे, पीवाईक्यू साइड बाय साइड रिपीट कर रहे हैं, सिलेबस का मल्टीपल रैपिड रिवीजन कर रहे हैं और डिटेल रिवीजन कर रहे हैं। इसके अलावा मिस्टेक कॉपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी गले में खराश, मिस्टेक कॉपी उंगलियों पे गिना दे रहा हूं, 12 दिन, आखिरी के 12 दिन नो नॉर्मल एफएसटी, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए। अब जो मेंटरशिप में उनको कुछ कुछ अलग मैं बता दूंगा, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए नो नॉर्मल एफएसटी किसी भी कोचिंग का। पहला काम, सिलेबस का रैपिड रिवीजन, किसके थ्रू, रैपिड रिवीजन किससे होगा, बायो हाईलाइटेड एनसीईआरटी, केमिस्ट्री हाईलाइटेड एनसीईआरटी, फिजिक्स शॉर्ट नोट, ठीक। तीन मेजर सोर्स रैपिड रिवीजन के, बायो हाईलाइटेड एनसीईआरटी, केमिस्ट्री हाईलाइटेड एनसीईआरटी, फिजिक्स शॉर्ट नोट्स, या जो आपने क्रिस्प नोट्स बनाए, ठीक है। रैपिड रिवीजन 8 घंटे में बताया, उससे ज्यादा कर सकते हो, 3 दिन में कर सकते हो, पूरा सिलेबस रिवाइज करो, 2 दिन में कर सकते हो करो, 6 दिन में कर सकते हो करो। दूसरा काम, सिर्फ पीवाईक्यू के पेपर का रिपीटेशन, स्कैनिंग काइंड ऑफ, अगर एक बार कर लिया है तो स्कैनिंग करेंगे, जरूरी नहीं पेन चलाएंगे, जरूरी नहीं 2 से 5 बैठेंगे, जरूरी नहीं एकदम प्रॉपर पेन एंड फॉर्मेट लेंगे, नहीं। मतलब क्या करेंगे, उस पेपर को उठाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा वो रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, कैसे अप्रोच होगा वो करेंगे, फिर सोल्यूशन देके मैच कर लेंगे, ठीक। स्कैनिंग इसको कहते हैं। तो इस तरीके से पीवाईक्यू पेपर को रिपीट करेंगे। उसके बाद तीसरा, जितने भी एफएसटी दिए हैं अब तक, जितने भी पेपर दिए हैं, पार्ट टेस्ट हो, एफएसटी हो, कुछ भी हो, उन सारे के इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स को उठाएंगे, कंबाइंड करेंगे, 2 से 5 प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। 2 से 5 हम क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन पुराने पेपर्स का सब कुछ उठा के, ठीक। उसके बाद मिस्टेक कॉपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अब जब हमने अपने पुराने पेपर्स के इनकरेक्ट अटेम्प्ट को उठाया है तो हमें बहुत सारे टॉपिक्स हमारे वीक फील होंगे, ठीक। हम पीवाईक्यूज को स्कैन कर रहे हैं, हमें कुछ टॉपिक्स वीक फील होंगे, ठीक। हम उन पे काम करेंगे, ठीक। कैसे, डिटेल में काम करने का मतलब अपने डिटेल नोट्स में जाएंगे, उसके पूरे पीवाईक्यूज को चैप्टर को उठा के सॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या नहीं करना है, इसमें यह नहीं करना है कि जो टॉपिक्स अब तक आपका स्ट्रांग नहीं हुआ, जो टॉपिक, जो चैप्टर अब तक आपको नहीं सही हुआ, डिलीट करो, उसको हटाओ सिलेबस से, तुम्हारे सिलेबस का नहीं है वो, ठीक। क्या नहीं करना है, जो अब तक नहीं हुआ उसको डिलीट मारो, उसको नहीं करना है, ठीक। अब कुछ नहीं कर सकते, अब जितना हुआ था, जितने में हम कंफर्टेबल हैं, जितना हमारे लिए अच्छा है, हम उतना ही रिपीट करेंगे, ठीक है। समझ गए, जो चीज नहीं हुई, जो अभी तक दिमाग सर दर्द कर रही थी, परेशान करती, उसको नहीं करेंगे। समझ गए इतनी बातें, जो भी हो, हम जेन्युइनली बता रहे हैं, 2, 4, 5, 10 नंबर के चक्कर में, या 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन के चक्कर में आप इतना बड़ा सिलेबस छोड़ रहे हो, ये गलती मत करना। इतने बड़े सिलेबस का रिपीटेशन बहुत जरूरी है, इतना जो छूट रहा है उसको गोली मारो, ठीक है। तो फिर से क्या करना है, रैपिड रिवीजन, जितनी बार सिलेबस को रिवाइज कर सको उतनी बार रिवाइज करना है। यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, नहीं तो मेरा स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। दूसरा, प्लीज एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस समझो, जो बायो में मैंने दिया उसको, जो केमिस्ट्री में दिया मैंने उसको, फिजिक्स में तुम्हारे शॉर्ट नोट्स, ठीक है, याद होने चाहिए। किसी भी रैपिड रिवीजन का मतलब है नोट्स याद होने चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और तुम फोकस कर सकते हो कि तुम अपने रिकॉलिंग पे फोकस कर लो, कि मुझे कितना याद है वो तुम खुद से पूछो। एक पेपर उठाओ, रिकॉल करके देखो, बायो की इस चैप्टर की जितनी हाईलाइटेड एनसीईआरटी थी, मेरे को रिकॉल हुआ नहीं हुआ, हाँ छोड़ दो,
ठीक है, मुझे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो जो रिकॉल नहीं हो रहा है उसको जाके देखो। केमिस्ट्री में जितनी हाईलाइटेड एनसीईआरटी है वर्ड टू वर्ड रिकॉल करो, जो याद नहीं हो रहा जाके देखो। ठीक है, फिजिक्स में जो शॉर्ट नोट्स है वर्ड टू वर्ड रिकॉल करो, जो याद नहीं हो रहा देखो। अब जो मैंने रैपिड रिवीजन बताया ना, इसमें सब कुछ है, फॉर्मूला है, नेम रिएक्शन है, रिएजेंट है, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा मतलब सिलेबस है। ठीक है, अब उसके बाद आपको बोला पीवाईक्यूज पेपर को जितनी बार दे सकते हो, बार बार रिपीट करो, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, समझोगे, पैटर्न एनालाइज करोगे, और अब तक के सारे पेपर्स को री अटेम्प्ट करो, मिस्टेक कॉपी को देखो, और जो स्पेसिफिक टॉपिक है जहां आपको लगता है कि थोड़ा और डिटेल में जाके अच्छा हो सकता है, वहां डिटेल में जाइए। दैट्स इट, गेम ओवर। उसके अलावा अच्छी स्लीप, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सोचना और कॉन्फिडेंस से रहना। ठीक, क्या नहीं करना है, जो नहीं हो रहा है अब तक उसको साइड करते जाइए। पहले यार मेरा इतना सिलेबस है, इसको मैं तैयार करूंगा, इतना मेरे से नहीं हो रहा है, अब तक परेशान कर रहा था, इसको छोड़ दूंगा। ठीक, खत्म बात। क्लियर हुआ इतनी बातें? और इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अभी भी आपको ओवर थिंकिंग होगी, अगर अभी भी इतना काम आपसे नहीं किया जाएगा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता ना। कुछ लोग के लिए जेन्युइनली कुछ एडवाइसेस अलग होंगी बात करने पे, या इससे पहले मैंने दिया होगा, बात की बात है, इंडिविजुअल डिपेंड करता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए बहुत 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 जरूरी है। ठीक, बहुत जरूरी है। और सिर्फ ये आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप सोचेंगे मेरा 400 आ रहा है मेरे लिए है क्या, मेरा 650 आ रहा है मेरे लिए क्या, सबके लिए है, हर कोई यही करता है। बहुत सारे टॉपर्स को मैं जानता हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं 600 प्लस लाके, मुझे उनको पता है कि उनके आखिरी में 640 650 आ रहे थे, इसलिए वो सिर्फ यही कर रहे थे। ठीक है, क्लियर हुई बातें? अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी डर है, थोड़े डाउट्स आप भेज सकते हैं, पूछिए डाउट्स। जब घर वाले पूछते हैं कि इस बार तो पक्का होगा, तब तो पूरी ही फट जाती है। अभी तक 560 भी क्रॉस नहीं हुए। पहले आप जब तक अंदर से बिलीव नहीं लाओगे ना कि मेरा होगा, तब तक ना आप घर वालों को कन्फ्रेंट कर पाओगे, जब तक आप अंदर से खुद बिलीव नहीं लाओगे, ना घर वालों को बिलीव दिला पाओगे, कन्फेस कर पाओगे, और ना तुम एग्जाम को फोड़ पाओगे। सीधी सी बात है। मुझे एक बात बताओ, अगर अपनी जो बायो की एनसीईआरटी है, जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मैंने दिया है, उस पर मैं खुद बिलीव नहीं रखता, तो अगर मैं ही तुम्हें ऐसे टूटा फूटा जवाब देता, तो अगर मैं ही आंख बंद करके ये चिल्ला के नहीं बोलता कि सब कुछ यहीं से, तो पहले खुद के अंदर बिलीव आना चाहिए। जब खुद बिलीव होता है तो जो दिए हो, जो सोच रहे हो, जो करना चाहते हो, वो होता है। यूनिवर्स उस बिलीव को देता है रिटर्न में। तो मेरी मैनिफेस्टेशन, मेरा बिलीव है कि मैंने जो कंटेंट दिया है वो मोर देन सफिशिएंट है, मेरा बिलीव काम करेगा, मुझे पता है। तुम अंदर से बिलीव करो, तुम अंदर से बता पाओगे, ठीक हो, करोगे। प्रखर पीवाईक्यू टेस्ट, प्रखर पीवाईक्यू टेस्ट, अच्छा पीवाईक्यू का रेप्लिका, नॉट बैड। मुझे प्यास लगी है, लेकिन मेरे पास ये लिक्विड वाटर है, मुझे चाहिए गैस वाला वाटर, मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो पीवाईक्यू प्रखर है, कहां का है, डी पीवाईक्यू नहीं, पीवाईक्यू पूरा पानी चाहिए। तो कुछ भी उल्टा सीधा पीवाईक्यू करने से अच्छा है पूरा पीवाईक्यू करो। ड्रीम 45, हाँ सही है, ड्रीम 45 में एक्चुअली वो आपको नोट्स ही रिवाइज करा रहा है। ठीक है, सर हाई वेटेज चैप्टर जैसे मॉडर्न इलेक्ट्रो ये वीक हैं, परेशान कर रहे हैं, शुड आई डील? नेहा जितना हो पाए उतना ही करिएगा, बहुत ज्यादा डीप में मत घुसिएगा। जी ध्रुवी टाइम बता दीजिएगा, कर लेंगे। हिमांशु पूरा पढ़ लो, आधे क्यों पढ़े? सर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करूं चलेगा? हाँ, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू से आप रिपीटेशन कर सकते हो, चैप्टर के रिवीजन कर सकते हो, बाकी पेपर वाइज पीवाईक्यू को स्कैनिंग करते रहो। सर अभी सब भूल रहे हैं, एग्जाम में याद नहीं आ रहा है, कल का पढ़ा हुआ आज याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर हार्मोन गलत प्रोड्यूस करोगे तो आप एग्जाम में आती हुई चीजों को नहीं रिकॉल कर पाओगे। ठीक, जैसे हार्मोन कितना रोल प्ले करता है वो आपको पता ही है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कुछ भी मत खाओ, हल्का फुल्का खाओ, ठीक, और आप बैठ के बहुत स्ट्रेसफुल काम करो, अच्छी नींद ना लो, तो आपका वेट बहुत बढ़ेगा। ठीक, आपको हवा भी वेट बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि कार्टिसोल, आपकी स्लीप नहीं अच्छी हो रही है और कार्टिसोल आपके जहन मतलब शरीर में आ रहा है, आपका वेट बहुत बढ़ा देगा। सिमिलर चीज, आपके हार्मोन कितना आपको रिएक्ट कर सकते हैं प्रतीश, आपको नहीं पता है। दिक्कत यह है आपकी नॉलेज में कमी नहीं, आपकी पढ़ाई में कमी नहीं, आपके बिलीफ सिस्टम में कमी है। आप जो इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना अपने सिलेबस को लेके, आपको लग रहा है सब कुछ परफेक्शनिज्म क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। 12 दिन में परफेक्शनिज्म गया तेल लेने, 12 दिन में रिपीटेशन मैटर करता है, ठीक है, और बिलीफ सिस्टम मैटर करता है। तो आप उस एग्जाम सेंटर को अगर बहुत कामली डील करें
और रिलैक्स होकर डील करें, आप सब कुछ कर ले जाएंगे, और नहीं तो आती हुई चीजें नहीं आएंगी। और प्लीज पेपर को राउंड्स में देना सीखें। ड्रीम 45 कैसे ढंग से यूटिलाइज करें? अब मैं तो देखा नहीं हूं उसको, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, जैसे बता रहा है वैसे करो। सर लोग तो अच्छे से बता ही रहे होंगे कैसे यूटिलाइज करना है। ये सब अपना अपना काम करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेन देखो पता है, ये चीज सीखो। मैं आज अभी मीटिंग एंड हो चुकी है, जिनको पढ़ाई का नुकसान हो रहा है वो जा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं नॉर्मल चीज बता रहा हूँ। मेरे को फियर ऑफ फेलियर होता है, बट मैं कैसे खुद को वो करता हूँ कि यार अगर जो है आज मेरे पास, इससे पहले से स्टार्टिंग से लेके अब तक का ये थॉट बता रहा हूँ कि 5 साल में बढ़ते जा रहा हूँ ऊपर वाले की ब्लेसिंग से मुझे। लेकिन होता था ना कि अगर ये गायब हो गया तो, क्योंकि कई बार ऐसा आया कि मैं जीरो पे आ गया, ठीक, मैं मेरा पेज 25,000 फॉलोअर का जीरो पे चला गया था, हैक्ड हो गया था, ठीक है। और इसके अलावा एक दो बार और भी चीजें हुई थी कुछ, फिर उसको छोड़ के आया अपनी टीम को, वो अलग चीजें थी, तो बहुत सारी चीजें हुई, जीरो हो गया। मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ कि मैं देखता हूँ कि एक फ्रूट के ठेले होते हैं, ठीक है, एक ही साथ 3-3 4-4 ठेले लगे हुए हैं फ्रूट के, और सबकी रोजी रोटी चल रही है। कैसे? मतलब सोचो ना, हम लोग तो फिर भी लाइक मेंटरशिप चल रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, दूर दूर है सब, एक ही जगह पे सेम ठेले लगे होते हैं, कैसे उनकी दाल रोटी चल रही है? उनके बीच कंपटीशन क्यों नहीं है? कि कोई किसी के नसीब का नहीं छीन सकता, मेरा मानना यह है, ठीक है। तो कितना भी कुछ भी हो जाए, अगर मेरे जीवन में या तुम्हारे जीवन में अगर ये कुछ चीज है कि तुम डॉक्टर बनोगे, ठीक, तो तुम्हारे बगल वाले के पास शायद पेपर भी हो, नहीं क्रैक कर पाएगा, ठीक है। मुद्दा इस दैट कि मेरे नसीब का मुझे मिलेगा, बस मेरी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, ठीक। अगर 3 ठेले वाले अच्छे से काम कर रहे हैं, थॉट समझना, मैं जाता हूं डेली, जब मैं जिम से आ रहा होता हूं तो मैं एक ही ठेले वाले के पास जाता हूं, जबकि उसके बगल वाला सस्ता देता है, मैं उससे नहीं लेता हूं। रीजन, क्योंकि एक बार जब मैं उस ठेले वाले में गया, उसने इतना अच्छे से ग्रीट किया था, इतने अच्छे से ट्रीट किया था, और इतना होता ना कि उसका जो लहजा जो तहजीब था वो पसंद आ गया। अब मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो इंसान, वो ठेले वाला जो मेरे साथ कनेक्शन बना के रखा है, ठीक। या जिस जिम में मैं जा रहा हूं उससे अच्छी जिम मेरे को पता है कि हाँ बहुत अच्छी होती हैं, बट मैं उसी में जा रहा हूं, क्यों? वहां लोग मेरे जो हैं, उनकी बातें, उनका कनेक्शन, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुद्दा यह है कि अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा इंटेंशन बहुत अच्छा है, तुम्हारा वे ऑफ स्पीकिंग सब अच्छा है, तो कितना भी कंपटीशन हो, कितने भी लोग हो, कुछ भी हो, तुम्हारा कुछ बुरा नहीं हो सकता। और अगर बुरा हो गया, अगर ये चीज जो आज मेरे पास है, मान लो ये 10 रुपए की चीज है मेरे पास, आज ये छिन गई, ठीक, तो देने वाला भी वो दिया था, लेने वाला भी वो है, तो इसका मतलब वो कुछ और सोच के रखा होगा ना, काहे को सोचना। तो फियर ऑफ फेलियर और ओवर थिंकिंग ये सब नहीं है, मैं तो नहीं ला रहा हूं, मैं अपने आप को ऐसे समझाता, ऐसा नहीं होता है, होता है, हम ऐसे अपने आप को समझा रहे होते हैं, बस वही तुम्हें बता रहे हैं कैसे समझाते हैं, ठीक। हम जब मेरे को ओवर थिंकिंग हो रही थी, मैं बस बैठ जाता हूँ ठेले वाले के सामने, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो अच्छा उसका भी तो बिक रहा है, उसका भी तो बिक रहा है, उसका भी तो बिक रहा है। और दूसरी बात, एक चीज भगवान ने दी हो ब्लेसिंग, तब तो उनको बोलो कि यार मत छीनना। मेरे को तो बहुत सारी चीजें दी हैं, ये मेंटरिंग तो दी ही दी, ठीक, इसके अलावा मेरे को खाना बनाना पसंद है, वो दिया, ठीक, उसके अलावा मेरे को इतना मोटू सा शरीर दिया कि मैं पतला होके मैं फैट लॉस की मेंटरशिप चार्ज कर सकता हूँ 5,000 रुपए महीने पे, ठीक है। तो सोचो ना, एक शरीर दे दिया कि यार तू इस पे मेहनत कर ले, और फिर दूसरे को दिखा के तू कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत कुछ दिया यार उसने, मतलब। और दूसरी बात, ब्राह्मण जन्म दे दिया है, कुछ नहीं करेंगे, चुंडी बढ़ाएंगे, धोती पहनेंगे, बैठ जाएंगे कहीं भी, शुरू करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में, मतलब बहुत चीजें हैं करने को, एक्सप्लोर करने को। तो कुल मिला के भाई सीधी सी बात चीज है, नो फियर ऑफ फेलियर, कहीं से कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक। हो सकता है कि तुम में से ही बहुत लोग मेरे से भी बहुत ऊपर चले जाओ, तो वो तुम्हारी नसीब है, जरूरी नहीं मैं कहूंगा यार मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लाइबा मैम, जिनको मैं बताता हूँ, एक बच्ची जो 2 साल पहले जब मेरे पास आती है, उसको नीट के बारे में जेन्युइनली सिर्फ 10% पता होता है, सिर्फ 10%। आज वो इंसान एकेडमिकली, ठीक है, मेंटली नॉन एकेडमिकली थोड़ा मैं मेंटरशिप को ज्यादा समझता हूं उससे, बट एकेडमिकली वो मेंटरशिप को आज मेरे से 10% ज्यादा जानती है, ठीक। वो 2 सालों में जितना मैंने गाइड किया, उससे 10 गुना उसने खुद को गाइड किया, ठीक। तो ये बच्चे जो आज मेरे से आगे पहुंच गए, जो मेरे से इतने बड़े पहुंच गए, जिनको अगर एज अ मेंटर बनना हो तो शायद वो मेरे को पीछे कर दें, ब्लेसिंग है। तो वो उसकी किस्मत, वो उसकी मेहनत, वो उसका, कहते हैं ना कि उसकी नियत की चीज है, आप नहीं छीन सकते। तो यही सारी चीजें सोच के ना अपनी ओवर थिंकिंग कम किया करो, मैं ऐसे ही करता हूँ, सिंपल सी चीज है। जब मेरे ओवर थिंकिंग आती है ना, ऐसे ऐसे सामने सारी चीज रखता हूँ, ये भी तो कर सकता हूँ, ये भी तो कर सकता हूँ, ये भी तो कर सकता हूँ, ठीक है।
और अगर सब इतना कंपटीशन हो गया, सब करने लगेंगे तो कोई बात नहीं, रैंक 1 ले आएंगे, वो भी तो कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है कुछ पता नहीं। अपना काम है बस मेहनत करना, मेहनत करना और ईमानदारी से करना, ठीक है। तो तुम सब भी अगर ऐसे सोचोगे, ओवर थिंकिंग नहीं होगी। जितनी भी ओवर थिंकिंग होती है, अरे पहले पर बस एक एग्जाम को अपनी जिंदगी मत समझो, सच बता रहे। सिर्फ नीट जिंदगी नहीं है, सिर्फ एमबीबीएस जिंदगी नहीं है। बस तुम शांत रहोगे तो नीट भी हो जाएगा, एमबीबीएस भी हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और तुम अगर खुद पे ही बिलीव नहीं रखोगे, खुद पे भी डाउट रखोगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक। जब तुम वो करोगे ना, जैसे अभी तुमको मैं बता रहा हूँ, एक और अच्छी चीज बता रहा हूँ। हम लोग अपना सेंटर वाराणसी में शिफ्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ऑफलाइन सेंटर को वाराणसी में शिफ्ट करना मतलब पहले एडमिशन ले लें तब शिफ्ट करें, क्या पता बच्चे आए ना आए, ठीक है। तो अब अगर बिना शिफ्ट किए तुम एडमिशन लोगे, तुमको लोकेशन क्या बताओगे, तो सब डिलेमा है। तो सबसे बढ़िया रिस्क क्या है, सेंटर को शिफ्ट करो, प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करो, उसका फोटो वीडियो बनाओ, बच्चों को दिखाओ। आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे, ठीक। अब अगर नहीं आए तो दूसरा इंसान सोचेगा नहीं आए बच्चे, तो इतना इन्वेस्ट करना ठीक होगा क्या, रिस्क ले रहे हो। मेरे को इतना दम है कि मैं जब वाराणसी में सेंटर खोल दूंगा और मेरे अगर ऑनलाइन से बच्चे नहीं आए तो मैं वहां पे 10 कोचिंग के बाहर 10 घंटे खड़े रह के जो बच्चे नॉर्मल हॉस्टल में रहते हैं उनको अपने हॉस्टल तक ला सकता हूं, ठीक। कि भाई चल तू नॉर्मल हॉस्टल में रहता है, कोचिंग में पढ़ता है, हॉस्टल में जाके नहीं पढ़ता है, तेरे को हम ऐसा हॉस्टल दे रहे हैं जहां तेरे हॉस्टल में भी पढ़ाई का ध्यान रखेंगे। तो मुझे पता है कि मैं कैसे भी कर सकता हूँ। नहीं, अभी इलाहाबाद में नहीं रहने का सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा बच्चों के लिए भी दूर पड़ जाता है, और वाराणसी ज्यादा बच्चों के लिए फिजिबल है। और दूसरी बात क्या है ना, यहाँ पे बच्चों को मैं घुमा नहीं पाता, कुछ है नहीं ज्यादा घूमने के लिए। अब मेरे को बच्चों को अगर दिमाग रिफ्रेश करना है तो बेचारे उनके हिसाब की चीजें ही नहीं है यहाँ, मतलब समझ रहे होगे तुम, ठीक। तो मुझे ऐसी जगह थोड़ा रखना है कि अगर मैं उनको बाहर लेके जाऊं तो उनको फील हो कि हम लोग जेल में नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहां कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसा रहे कि कुछ दिखे, ठीक। तो चीजें हैं, थोड़ा सा उनको फील होना चाहिए। भगवान करे इतने फ्रेंचाइजी हो जाए तो बहुत कुछ कर लेंगे। तो हम बता रहे हैं कि देखो हर एक चीज के सोचने का तरीका होता है। मैं अपनी 2 फेलियर आपको बताया, मतलब फियर ऑफ फेलियर होता है कि इतने सब लोग आ रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या क्लेम कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई शायद मैं 10 दिन में नहीं नंबर इंप्रूव करा पाऊंगा, मेरे को 1 साल चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा फियर ऑफ फेलियर नहीं है कुछ, मेरा फियर ऑफ फेलियर मुझे है कि मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे करूंगा, नहीं हुआ तो कुछ और करूंगा। ऑफलाइन सेंटर में अगर शिफ्ट कर रहा हूँ, नहीं आए बच्चे ऑनलाइन में, कोई बात नहीं है, मैं ऑफलाइन से ले आऊंगा, ठीक है। ऑफलाइन से भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते, कुछ नहीं, ऑनलाइन और अच्छा करेंगे। तो मुद्दा इज दैट कि अपने फियर ऑफ फेलियर को सारे सबने सामने लिखो और उस पर एक अच्छी सी थॉट लो, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बस इफ बट लेकिन नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। मेरा कोई भी इफ बट लेकिन नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है, वो चीज है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कीजिए और जिसको जो समस्या हो मैसेज कर दीजिएगा, कॉल के लिए टाइमिंग भेज दीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ हो गया, नीट वाली पब्लिक कोई दिक्कत नहीं, सब आ जाएगा, टेंशन मत लो। तुम लोग अपने पहले फोकस करो, और जब तुम लोग सिलेक्ट हो जाओगे तो खुद ही कहाँ कहाँ तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम लोग शेयर कर दो, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अब तुमको बता दो कि मेरे पास एमएलएज हैं, उनके बच्चे गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, जेन्युइनली तुम्हें बता रहा हूँ। एमएलए हैं, उनके बच्चे गाइडेंस ले रहे हैं, क्यों? कोई प्रमोशन नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, रेफरेंस तुम जैसे बच्चों का रेफरेंस, ठीक है। तो बस, तो हो सकता है कहां तक पहुंच जाए तुम लोग के रेफरेंस से। जब तक तुम लोग का रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक तुम लोग की मेहनत नहीं आएगी, कुछ